हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन आज क्लास लेके आए हैं वापस विज्ञान की। क्या लेके आए हैं? विज्ञान की क्लास लेके आए हैं। और विज्ञान की क्लास में हमने पहले पार्ट के नोट्स कर चुके थे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि वो चीज़ आपको दोबारा समझा दी जाए। और आज अपन लेके आए हैं सेकेंड पार्ट रसायन विज्ञान का, हमारा क्लास 10 के लिए, जो है अम्ल, क्षार और लवण। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं लवण, क्षार और अम्ल से संबंधित बातें, कि किस प्रकार से हमें ये होते हैं अम्ल और क्षार, और कैसे हमारे शरीर पर इफेक्ट डालते हैं, फसलों पर या मानव पर किसी प्रकार ये प्रभाव डालते हैं। इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं हेडिंग नंबर पहली। पहले अपन पढ़ने वाले हैं अम्ल से संबंधित। अम्ल, ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल की परिभाषा दीजिए। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+, हाइड्रोजन आयन यानी H+, क्या लिखोगे? H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे हम बात करें कि ये अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जल में मिलाया जाता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो ये देता है H+ और Cl- देता है। ठीक है साथियों, क्या देता है? H+ और Cl- देता है। ये आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण। फिर बात करते हैं अम्लों के प्रकार। 2 नंबर में बात करते हैं अम्लों के प्रकार। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। तो अपन बात करते हैं अम्ल हाइड्रोजन आयनों की संख्या की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में विभाजित किए गए या 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। बात करते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों में। तो 1 नंबर पॉइंट अब फिर हम पढ़ने वाले हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, अधिक संख्या में H+, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, कि कोई हमारे पास अम्ल है, वो H+ अधिक मात्रा में उत्पन्न करेगा, तो वो हमारा प्रबल अम्ल होगा। जैसे अपन कहें प्रबल अम्ल के उदाहरण पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, पिछले सत्रों में, कि प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण दीजिए। एक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 है यहाँ पर साथियों, ठीक है ना, याद रखना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एक प्रबल अम्ल होता है साथियों, याद रखना इस चीज़ के लिए। फिर चलते हैं आगे, दुर्बल अम्ल। बात करते हैं 2 नंबर दुर्बल अम्ल, इनकी कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, कि H+ आयन है, उनकी उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वो क्या होती है? कम होती है। वो हमारे कौन से कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यदि हमारे द्वारा जो क्लास दी जा रही है आपको अच्छी लग रही है, आपको नोट्स आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, शानदार लग रहे हैं, तो आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर बात करते हैं दुर्बल अम्लों के हम उदाहरणों की। ठीक है, कि CH3, ठीक है, CH3COOH, इसे आप कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कह सकते हैं हिंदी में? एसिटिक अम्ल। एक होता है HCN, जिसे कहते हैं हाइड्रोसायनिक अम्ल, हाइड्रोसायनिक अम्ल। ये हमारे क्या दुर्बल अम्ल होते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, याद रखना आपके लिए शानदार है और अच्छे रहने वाले हैं, अम्लों के गुण। या आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, अम्लों के विशेषताएं बताएं, अम्लों की विशेषताएं बताएं, कोई 2 कोई 3। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अम्ल स्वाद कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी कि N से L की ओर जाता है, N से L की ओर जाएगा, कि नीला लिटमस है उससे क्या कर देगा? लाल है कर देगा। ठीक है, आपको शॉर्ट में याद रखने के लिए काम आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अम्लों की विलायक क्षमता बहुत अधिक होती है, कि अम्लों की है वो विलायक क्षमता, वो क्या होती है? बहुत अधिक होती है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट अपन बात करें, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। और एक चीज हमें याद और रखनी है, कि अम्ल जलीय विलयन में H+ देता है। क्या देता है? H+ देता है जलीय विलयन में। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर, याद रखना अम्ल है, लिखा हुआ है यहाँ पर नोट में,
अम्ल क्षारकों से क्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं अतः उदासीन हो जाता है। कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्या करें, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। साथियों याद रखना, ठीक है, अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने आने वाली है शानदार और अच्छे क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम अम्ल व क्षारकों की जांच, कि अम्ल की जांच और क्षारकों की जांच किस प्रकार कर सकते हैं, वो दोनों प्रकार अपन यहाँ पर लेते हैं। अम्लों की जांच लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन द्वारा, ठीक है। कि पहला तो हमारा जो जांच का कारण है वो क्या, लिटमस पत्र में रंग में परिवर्तन। जैसे लाल है लिटमस, वो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है। फिर अपन बात कर लेते हैं 2 नंबर पॉइंट में शानदार, कि सेल्सियस सूचक के नाम लिखे, है ना, कि 2 सेल्सियस सूचकों के नाम लिखिए जो क्या करते हैं कि अम्ल और क्षार की जानकारी हमें देते हैं। तो एक कहेंगे मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज। एक है फिनोप्थिलीन होता है हमारा, ये 2 होते हैं। और याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। फिर बात करते हैं आगे लिटमस पत्र, कि लिटमस पत्र क्या है, 2012 में पूछा गया प्रश्न है, लिटमस पत्र के बारे में बताए। तो ये होता है बैंगनी रंग का रजक, ठीक है, एक विलियन होता है। अपन ऐसे भी कह सकते हैं लिटमस पत्र होता है वो बैंगनी रंग का एक रजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो अपन यहाँ पर बात करें, पूछा जा सकता है लिटमस पत्र का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, अपन कहेंगे बैंगनी रंग, ठीक है। लिटमस पत्र किस प्रकार के पौधों से प्राप्त होता है, तो आपको के थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधों से प्राप्त होता है। फिर चलते हैं साथियों नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप देखने वाले हो अम्ल क्षारक सूचक, अम्ल क्षारक सूचक या सूचक, ठीक है। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ तथा, है ना, अपन बात करें लाल पत्ता गोभी, हल्दी और पेटूनिया तथा फूल की रंगीन पंखुड़ियाँ, जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, सूचक या अम्लीय सूचक कहलाते हैं। कि अपन अम्ल और क्षारक में सूचक की बात करें तो अपन बात करें इसमें परिभाषा के ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जो लाल पत्ता गोभी हमारे जैसे, हल्दी है जैसे, पेटूनिया है तथा फूलों की रंगीन पुकड़ियाँ हैं, जो अम्ल और क्षारकों की उपस्थिति को सूचित करती है, सूचक या अम्लीय सूचक कहलाते हैं। परिभाषा हमारी 2015 में पूछी गई है, याद रखना 2015 में पूछी गई शानदार तरीके से। फिर हम बात करें गंधीय सूचक, याद रखना 2015 में ही पूछा गया है सवाल 1 नंबर में, ठीक है। 2015 में गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। और याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट हमारे महत्वपूर्ण रहने वाले गंधीय सूचक के उदाहरण, जो अपन आगे पढ़ने वाली क्लास अच्छी लगे, शानदार लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हम, ताकि आपके लिए इससे भी शानदार नोट्स और लेके आएँ और क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर उदाहरण, ठीक है, बात करते हैं उदाहरण किसकी, गंधीय सूचक के, बात करते हैं उदाहरण, ठीक है। उदाहरण यहाँ पर उदाहरण गंधीय सूचक के कौन कौन से, लौंग का तेल, वेलिना, प्याज। याद रखना हमारे क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, गंधीय सूचक का एक उदाहरण है, गंधीय सूचक का निम्न में से एक उदाहरण है, और दिया गया था प्याज, तो प्याज हमारा उसमें उत्तर था। अब वेलिना और लौंग का तेल, इससे भी संबंधित क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें अपन अम्लों की धातुओं से क्रिया, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। अब किस प्रकार बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, काफी बार प्रश्न पूछा गया ये, ठीक है। अम्ल प्लस धातु जब क्रिया करते हैं लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, किस प्रकार, तो उदाहरण देख लेते हैं। कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, Zn जिंक है, Zn क्या हिंदी में अपन लिखें तो इसे लिखते हैं जिंक, क्या लिखते हैं, जिंक, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है, क्या बनता है, ZnSO4 बनता है। ये जिंक सल्फेट होता है, और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस है, बाहर निकलती है साथियों, हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बाहर निकलती है। इसी प्रकार नेक्स्ट चले अपन, नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं अम्ल की क्रिया धातु
कार्बोनेट के साथ। तो आपको पूछा जा सकता है जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलती है। साथियों याद रखना, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बन अम्ल है, अभिक्रिया करें धातु कार्बोनेट के साथ, क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलेगी। जैसे बात करें HCl की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपन बात करें यहाँ पर अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाने पर क्या होता है, तो आप कह सकते हो पहला प्रश्न हमारे पास बनेगा शानदार तरीके से, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अम्ल के साथ क्रिया करेंगे लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, HCl के साथ अभिक्रिया करवाई तो NaCl साधारण नमक प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ और हमारे पास क्या हुई, सोडियम कार्बोनेट गैस से बाहर निकली। इसी प्रकार अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखने वाले हो इससे भी अच्छे और शानदार, विद्युत अपघट्य। कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं समझाए, इससे संबंधित अपना प्रश्न जरूर पूछता जाता है। वे रासायनिक पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, कि वे रासायनिक पदार्थ जिनमें जलीय विलयन में विद्युत धारा का क्या हो, प्रभाव हो, क्या हो, प्रभाव है हो। ठीक है, बात करें क्या हो, प्रभाव हो। ठीक है, प्रभाव विद्युत धारा का प्रभाव होता है तथा वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, यानी अवयव में विभक्त यानी अपघटित हो जाता है। कारण में बात करें तो किस प्रकार, तो अम्ल विद्युत के अपघट्य तथा चालक होते हैं। अम्ल होते विद्युत के क्या होते हैं, अपघट्य और चालक होते हैं, क्योंकि अम्लों के विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर H+ आयन देते हैं, अर्थात विलयन आयनित हो जाता है। इसी कारण हमारे पास क्या होता है कि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। पूछा गया है काफ़ी बार प्रश्न। क्षारक बात करते हैं, अब क्षारक में बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा, कि क्षारक की परिभाषा क्या है या क्षार की परिभाषा क्या है। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोलिक आयन यानी OH- देते हो, क्या देते हो, OH- देते हो, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बात करें सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार होता है। ठीक है, क्षार का उदाहरण में सोडियम है, हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार होता है। जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं इसमें क्या डालते हैं, जल, इसमें क्या डालते हैं, जल डालते हैं H2O, तो ये Na+OH- में परिवर्तित हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं साथियों, इसी प्रकार अपन आगे क्या, क्षारकों के गुण, क्षारों के गुण या क्षारकों के गुण या क्षार के गुण की बात करें। क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार का स्पर्श साबुन की तरह होता है, क्षार का स्पर्श करते हैं वो किस प्रकार का होता है, साबुन की तरह होता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तो आपका उत्तर रहेगा कड़वा। आप इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे किस प्रकार से, कि क्षार के उनका स्पर्श किस प्रकार का होता है, तो आपको के साबुन के प्रकार का होता है। क्लास शानदार लगे तो शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, करते रहना। ठीक है, फिर चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखें इसी के गुणों में क्षार के, तो 3 नंबर का गुण होता है कि क्षार जल में OH- आयन देता है। ठीक है, फिर बात करें क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि L से N की ओर जाता है, लाल को नीला कर देता है। फिर बात करें 5वां, क्षारों की विलायक क्षमता बहुत कम होती है। विलायक क्षमता क्या होती है, बहुत है कम। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, क्षारक प्रकृति के क्षारक होते हैं। प्रकृति के क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। फिर चलते हैं इसी प्रकार अपन कि क्षारकों के प्रकार। क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। कितने प्रकार के होते हैं क्षारक, 2 प्रकार की। क्लास अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी मत करना, लाइक और कमेंट में बताओगे क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रबल क्षार। 1 नंबर क्या करते हैं क्षारकों के प्रकार में, प्रबल क्षार, कि ऐसा विलयन जिसमें pH मान अधिक हो, pH मान अधिकतम हो 14 हो, कितना हो, अधिकतम मान है 14 हो, pH का मान अधिकतम कितना हो 14, तो हमारा क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं 2 नंबर प्रकार में दुर्बल क्षार। बात करते हैं किसकी? दुर्बल क्षार की। ऐसा विलयन जिसमें OH माइनस आयन की सांद्रता कम हो, OH आयन की सांद्रता क्या हो? कम हो, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ऐसा विलयन जिसमें pH का मान 7 से 9 के मध्य हो, 7 से 9 के मध्य हो, ये हमारा क्या होते हैं? दुर्बल क्षार होते हैं। उदाहरण के लिए बात करें आगे, तो हमारे पास उदाहरण देखने के लिए आपको मिलेगा, ये देखो उदाहरण, ठीक है, कि NH2OH, ठीक है, NH2OH, ठीक है, NH2OH, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे फेवरेट उदाहरण हमारा पूछा जाता है कि मिल्क को, है ना, MgOH की होल ट्वाइस, MgOH की होल ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है साथियों? 10 होता है, एक लवण होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर कि नोट में, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं, कि जल में जो आसानी से घुल जाती है क्षारक, उनको क्या कहते हैं? अपन क्षार कहते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था, जल में घुलनशील क्षारक को खालिस्तान कहते हैं, क्षार कहते हैं। याद रखना, पिछले सत्र का प्रश्न पूछा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जल में अम्ल क्षारक से घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, कि जल में जो क्षार और अम्ल घुलते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो आपको कह सकते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए अपन पढ़ लेते हैं कि क्यों होती है। तो सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, को जल में मिलाते हैं तो धीरे धीरे वह सावधानी से मिलाना चाहिए, सावधानी से मिलाना चाहिए, अन्यथा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के कारण मिश्रण बाहर आ जाता है, ठीक है। कि ये H2SO4 को जल में मिलाते हैं तो धीरे धीरे वह सावधानी से मिलाना चाहिए, अन्यथा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के कारण मिश्रण बाहर आ जाएगा, पातर से, और हमारे हाथ जल सकते हैं। फिर बात करते हैं इसमें विलयन के प्रकार, ठीक है। विलयन को विलीय पदार्थ की मात्रा के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है, और वो 2 भाग क्या है हमारे पास? पहला भाग सांद्र विलयन, एक क्या है? सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें जल में अम्ल और क्षारक के आयनों की सांद्रता, ठीक है, प्रति आयतन में क्या हो? अधिक हो, ठीक है। सांद्र विलयन की बात करें अपन, तो ऐसा विलयन जिसमें जल में अम्ल और क्षार के आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में अधिक हो। जैसे अपन बात करें उदाहरण में, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। फिर बात करते हैं 2 नंबर तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसमें जल में अम्ल और क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कम होना, इसे तनुकरण कहते हैं। तनुकरण यानी जल की मात्रा मिलाने पर जो अम्ल और क्षारक की क्या होती है? सांद्रता प्रति इकाई कम हो जाती है। और हम बात करें सांद्र की, तो इसमें क्या होता है? जल मिलाया ही नहीं जाता। फिर बात करते हैं साथियों, इसी प्रकार आगे चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखने के लिए मिलने वाला है इससे भी शानदार कुछ नोट, और ये नोट हमारे पेपरों में पूछे गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर पहले नोट में, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके, कि अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो धातु ऑक्साइड से अम्ल क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, पूछा जा सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धातु ऑक्साइड है, उनको कैसा ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है, या क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। फिर बात करते हैं अम्ल विद्युत के अपघट्य व चालक होते हैं। अम्ल विद्युत की क्या होते हैं? अम्ल व अपघट्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो आप पढ़ने वाले हो पीएच स्केल। क्या पढ़ने वाले साथियों? पीएच स्केल। किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता मापने के लिए एक स्केल या मापक काम में लिया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं साथियों, याद रखना, पीएच स्केल कहते हैं। फिर अपन बात करें आगे, तो आप क्या करोगे? पीएच स्केल के आविष्कारक कौन था? कि पीएच के स्केल इसको आविष्कार करने वाला कौन था? तो आपको क्या? सोरसेंस नामक एक वैज्ञानिक था जिसने पीएच स्केल दिया था, जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में हमें जानकारी देता है। फिर बात करते हैं आगे पीएच, ठीक है। पीएच स्केल का अपन पूरा नाम देख लेते हैं पहले।
ठीक है। तो पीएच स्केल है, उसका पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता शक्ति। ठीक है ना। पीएच स्केल का पूरा नाम क्या होता है? प्रश्न पूछा गया पीएच स्केल का पूरा नाम बताइए, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता शक्ति याद रखना। अब इसमें बात करते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक गुणन को पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच है कहते हैं। पीएच यानी कि हमारे जो हाइड्रोजन आयन की जो ऋणात्मक गुणनक है को पीएच कहते हैं। ठीक है ना। फिर बात करते हैं पीएच स्केल की परिभाषा। ठीक है। और इसकी मतलब परिभाषा तो हमने पढ़ ली कि ऐसे पदार्थ जिसमें अम्लीय और क्षारीय मापन के लिए स्केल तैयार किया गया पीएच स्केल कहलाता है। लेकिन पीएच स्केल की व्याख्या पूछ ले कि पीएच स्केल किसे कहते हैं और इसको पीएच स्केल को समझाइए, है ना। पीएच स्केल की परिभाषा देते हुए समझाइए। तो आपको कैसे समझाना पड़ेगा? तो आप ये लिखोगे, पीएच स्केल 0 से 14 तक माप अंकित होता है। पीएच स्केल में मान क्या होता है? 0 से 14 तक अंकित होता है। पीएच स्केल का मान 7 से अधिक तो विलयन क्षारीय होगा। पीएच स्केल का मान 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। 0 व 7 उदासीन होता है। 0 पर और 7 पर विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, पीएच स्केल में पी सूचक है ना। पी सूचक है। ठीक है। पीएच स्केल में पी एक सूचक है जो पुशास है। ठीक है। पुशास है। पुशास जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? शब्द है जर्मन शब्द, जिसका अर्थ है शक्ति। जिसका अर्थ है शक्ति, पावर। उतना ही कम होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच। ठीक है। कि अपन किसी भी पदार्थ की पीएच देखें तो जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, कम अधिक होगी, है ना, कम होगी, जितनी क्या होगी पीएच पीएच में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, उसका पीएच मान उतना ही अधिक माना जाएगा। फिर बात कर लेते हैं पीएच स्केल का चित्र भी बनाकर आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पीएच स्केल का जैसा बनता है वैसा चित्र अपन बनाने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि इस प्रकार से आपका क्या बनता है, पीएच स्केल बनाओगे। ठीक है। और यहाँ से इस प्रकार से क्या होती है, एक लाइन जाती है हमारी, जो क्या होते हैं, यहाँ पर होता है H प्लस भरा हुआ, यहाँ होता है OH माइनस भरा हुआ। ठीक है। यहाँ बीचों बीच एक लाइन होती है OH माइनस। ठीक है। यहाँ 0 से होता है, यहाँ 7 होता है और यहाँ 14 होता है। यानी कि 7 से 0 की तरफ बड़ा मान पी अम्लीय होगा। ठीक है। इस साइड ये 0 है, इस साइड बड़ा तो अम्लीय होगा और इस साइड बड़ा तो क्षारीय होगा। ठीक है। और 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। ये हमारा क्या होता है? पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल का पूरा नाम याद रखना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता शक्ति। काफी बार पूछा जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है ये क्वेश्चन जो आप देखोगे। ठीक है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, पीएच स्केल है उसका क्या महत्व है, उसमें जो मान दिए गए उन मानों के बारे में पढ़ें। हमारे शरीर में 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। कि मानव शरीर होता है ना, वो 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। इसके न्यूनतम परास में प्राणी जीवित रह सकता है। कि इसकी न्यूनतम परास यानी कि पीएच का मान 7 है तो भी प्राणी जीवित रह सकता है। 7 से कम हो गया तो प्राणी क्या नहीं रहेगा? जीवित नहीं रहेगा। और 7.8 से अधिक हो गया तो प्राणी क्या नहीं रहेगा? जीवित है नहीं रहेगा। ठीक है। ये हमारे क्या है कि मानव शरीर में पीएच का महत्व है। ठीक है। जिससे अपन प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्य के दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, तो हम कह सकते हैं हमारे शरीर में पीएच का मान 7 से 7.8 परास के बीच होगा तो हमारा शरीर कार्य करेगा और न्यूनतम परास पर प्राणी जीवित रह सकता है। फिर बात करते हैं अम्लीय वर्षा। तो प्रश्न एक बार पूछा गया था, अम्लीय वर्षा होने के कोई दो कारण दीजिए, या अम्लीय वर्षा किन गैसों के द्वारा होती है। तो अपन बात कर लेते हैं। तो वर्षा में जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और एक बात याद रखना, जो हमारे दांत है साथियों, ये दांत कब टूटने या नष्ट होने लगते हैं? 5.6 पीएच का मान क्या आ जाए, अम्लीय जो पीएच स्केल है उसका मान जो 5.6 से कम आने लगता है तो हमारे दांत नष्ट हो सकता है, होने लग जाते हैं। और हमारे जो दांतों में ईने में लगा होता है, नीचे कठोर परत होती है, वो हमारा क्या सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ये भी याद रखना।
फिर बात करते हैं अम्लीय वर्षा के प्रभाव। अम्लीय वर्षा के क्या क्या प्रभाव है उनकी बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है शानदार तरीके से, आप एक बार पढ़ना अच्छे से। अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में प्रवाहित तो होता है तो जलीय जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, जिसके कारण जलीय जीवों की उत्तरजीविका कठिन हो जाती है। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा होती है और ये जल क्या नदियों में प्रवाहित होता है, नदियों में मिलता है, तो नदियों में जो जलीय जीव रहते हैं उनके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। और उन जलीय जीवों का जो जीवन है वो क्या होने लगता है, जीवित रहना कठिन हो जाता है उनके लिए, और वो क्या किसी कारणवश से मृत्यु को प्राप्त हो जाते। फिर बात करते हैं अम्लीय वर्षा के कारण, कि अम्लीय वर्षा होने के कारण कौन कौन से है। तो वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ठीक है। फिर बात करें नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, NO, नाइट्रस ऑक्साइड NO, ठीक है, NO, ठीक है। फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में वर्षा के समय मिल जाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है, जिससे क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। फिर चलते हैं साथियों, इसी प्रकार क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है उपज में महत्व है, कि जो हमारे उपज होती है फसलों में वो पीएच से हमारी अम्लीय वर्षा किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, कि फसलें उपज लेती है उनमें हमारी जो पीएच मान अधिक की वर्षा होती है यानी अम्लीय वर्षा होती है, उनका क्या कार्य होता है वो भी अपन देखते हैं। फसलों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है, कि हमारी फसलों में वो पीएच मान एक है, कि अपन बात करें कि फसलें हमें अधिक पैदावार उत्पन्न करनी है फसलों से किसी भी प्रकार की, तो हम क्या करेंगे, एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता और क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। यदि भूमि अम्लीय है, यदि भूमि अम्लीय है, बात करते हैं कि भूमि क्या अम्लीय है, तो कम उपजाऊ हो जाती है, तो क्या हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है अम्लीयता के कारण। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, इसमें क्या मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, ताकि वर्षा वापस क्या हो जाती है, हमारी जो भूमि है उपजाऊ हो जाती है और हमें अधिक पैदावार देने लगते हैं। फिर बात करते हैं आगे दूसरे पॉइंट में नेक्स्ट, यदि भूमि क्षारीय हो जाती है तो वह भी उत्सर हो जाती है, यानी उपजाऊ कम होने लगती है। इसके उपचार हेतु अम्लीय पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना कि भूमि अम्लीय होती है तो कैल्शियम में ऑक्साइड मिलाया जाता है, लेकिन क्षारीय हो जाती है तो इसमें क्या मिलाए जाते हैं, अम्लीय पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे वो उदासीन हो जाती है, वापस हमारी जो भूमि है वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, पाचन तंत्र में महत्व है। पाचन तंत्र यानी मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसमें क्या महत्व है समझाइए। तो अपन बात कर लेते हैं पाचन तंत्र। हमारे उदर के द्वारा एसिड स्रावित होता है, हमारे उदर के द्वारा एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन को अम्लीय माध्य प्रदान करता है तथा कोई हानि नहीं पहुंचाता है। पाचन में सहायक होता है, पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात कर लेते हैं HCl से संबंधित, हमारे पाचन तंत्र में ही बात होगी इसकी। अपच की स्थिति मतलब कि हमारा भोजन पचता नहीं है, अपच की स्थिति में अधिक मात्रा में अम्ल HCl उत्पन्न होता है, जो उदर में जलन और दर्द उत्पन्न करता है, कि हम कभी कभी हमारे पेट में दर्द होता है, हमारे उदर में है ना, अग्नाशय में दर्द होता है, तो उसका मतलब कि हमारे शरीर में क्या हुआ है, जो भोजन हमने ग्रहण किया वो पचा नहीं है, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में HCl बना है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है, जो क्या करता है, हमारे शरीर में उदर में जलन और दर्द का कारण बनते हैं। फिर बात करते हैं उपचार कैसे करें, है ना, कि यदि HCl अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहा है तो इसकी अपन क्या करें, उपचार किस प्रकार से करें। तो बात करते हैं कि जलन एवं दर्द से युक्त हेतु, है ना, मुक्ति हेतु एंटीसिड क्षारक का प्रयोग करते हैं, कि एंटीसिड क्षारक का प्रयोग किया जाता है। अम्ल को उदासीन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्षार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अम्लीयता को कम करने हेतु मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अम्लीयता को पेट में कम करने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मिल्क और मैग्नीशियम का उपयोग भी किया जाता है, जो दुर्बल क्षारक
है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। पौधों को किस प्रकार के पीएच की आवश्यकता होती है? एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है साथियों। फिर अपन आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके लिए ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, याद रखना 2023 में। मुंह के पीएच परिवर्तन में दंत सहाय होने के कारण को समझाए कि हमारे जो मुख में दांत वो किस प्रकार नष्ट होने लगते हैं पीएच की वजह से, उसको हमें बताना है। तो मुख में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल इनेमल यानी कैल्शियम सल्फेट जो सबसे कठोर भाग होता है संरक्षित यानी नष्ट होने लगता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात अपशिष्ट खाद्य पदार्थों से अम्ल बना लेते हैं जो हानिकारक होता है तथा ये इनेमल को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये हमारे पास है मुख में पीएच परिवर्तन के दंत होना या दांतों का नष्ट होना या दांतों का समाप्त होना समझाए, अपन इनकी बात कर ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने या नेक्स्ट नोट्स के पेज आपके सामने आने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में अम्लता आत्म रक्षा बात करें, रसायनों से आत्म रक्षा की बात करें तो आप 1 नंबर पॉइंट में कहोगे मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। जाहिर सी बात है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, तो जिस पीएच 7 से कम हो उसका मान क्या होगा? पीएच 7 से कम होगा, जिसके कारण जलन और दर्द होता है। ठीक है, फॉर्मिंग अम्ल के कारण, किसके कारण? कि जो हमारे मधुमक्खी का डंक होता है उसमें कैसा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, जो छोड़ने पर क्या होता है कि हमारे शरीर में जलन और दर्द होता है। तो इसका उपचार किस प्रकार से करेंगे? तो अपन क्या कहेंगे? डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा यानी NaOH, ठीक है, CO2 का प्रयोग करेंगे। बेकिंग सोडा यानी CO ये 3 है, यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, 3 है, इस 2 की जगह क्या है? 3। ठीक है, दुर्बल क्षार के उपयोग से आराम मिलता है। दुर्बल क्षार से क्या मिलता है? आराम मिलता है। दूसरा पॉइंट अपन देखें, नेटल नामक साके, नेटल ये नहल है, इसकी जगह क्या नाम लिखोगे? नेटल, इस प्रकार से नेटल। ठीक है, क्या लिखोगे? नेटल। नेटल नामक शाकीय पदार्थ मेथेनोइक अम्ल के कारण डंक जैसा दर्द उत्पन्न करता है। किसके कारण? तो आपको पूछा जाता है नेटल के पौधे में किस प्रकार का अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, इसके जो उपचार है वो किस प्रकार से कर सकते हैं? इस पौधे से उत्पन्न दर्द का इलाज डोक, ठीक है, डोक पौधे की पत्तियों से किया जाता है। डोक के पौधे की पत्तियों से किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है देखने के लिए ये। ठीक है, कुछ प्राकृतिक अम्ल है और उनसे प्राप्त कुछ प्राकृतिक अम्ल यानी कि कुछ प्राकृतिक स्रोत है उनसे प्राप्त अम्ल। जैसे बात करते हैं सिरका से किस प्रकार का अम्ल होता है? सिरका में तो आप कहोगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बात करते हैं 2 नंबर में, संतरा में कौन सा अम्ल होता है? आपको सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा रस होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्लास शानदार लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके पास है लास्ट हमारे पास है ये कि कुछ अम्ल है, कुछ उदासीन है, कुछ सहारक है। इनके पीएच की बात करें तो अम्ल में जठरस का पीएच मान 1.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। मुख के पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। लेकिन 5.5 से कम होने पर हमारा इनेमल होता है वो कठोर पदार्थ प्रभावित होने लगता है और दांत टूटने लगता है। बात करते हैं उदासीन, जिसका पीएच मान क्या हो? 7 हो। जल, ठीक है, NaCl साधारण नमक, H2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, फिर NaCl साधारण नमक। क्षार की बात करें, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, अपन क्लास लेके आएंगे उसमें अपन बात करने वाले हैं
हमारा टॉपिक है गया लवण। लवण परिवार और इससे संबंधित अपन महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आने वाले हैं। आज के लिए बात करते हैं इतने क्वेश्चनों के। यदि क्लास शानदार लगे, अच्छे लगे, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।